गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि ब्लड क्लॉटिंग का जो मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बताया था वो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग प्लीज पूछ लेंगे, मैं उसको फिर से क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है, आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग का जो टॉपिक है उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड एक दो चीजें हैं जिसको हम लोगों का कंप्लीट करना रह गया था। वो था रोल ऑफ विटामिन के। ठीक है, रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, विटामिन के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, एक चीज आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के पूरे फ्लो चार्ट में ऑब्जर्व की होगी कि ब्लड क्लॉटिंग का जो पूरा फ्लो चार्ट था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, ठीक है, मान लेते हैं कि जो इंजर्ड टिश्यू था, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज हो रहा था, इंजर्ड टिश्यू से रिलीज हो रहा था थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम के साथ मिल करके ये कन्वर्ट हो रहा था प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ये किसके साथ ये क्या कर रहा था, ये इनएक्टिव कर रहा था हिपैरिन को। ठीक है, हिपैरिन को इनएक्टिव करने के बाद में क्या कर रहा था, ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है किसको कन्वर्ट कर रहा था, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर रहा था थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, वो कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हुआ। प्रोथ्रोम्बिनेज ने हिपैरिन जो कि एंटी ब्लड कोएगुलेंट है, ठीक है, उसको इनएक्टिव किया प्रोथ्रोम्बिनेज ने, और एक रिएक्शन कैटेलाइज किया। कौन सा रिएक्शन, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बिन में। अब ये जो थ्रोम्बिन था ये क्या कर रहा था, थ्रोम्बिन जो है आगे जाकर के एक और रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा था जिसमें कि फिब्रिनोजेन जो था ये क्या हो रहा था, डीपॉलीमराइज हो रहा था। डीपॉलीमराइज होकर के किसमें कन्वर्ट हुआ, फिब्रिन में। ठीक है, और फिब्रिन जो है वो दोबारा से रीपॉलीमराइज हुआ और रीपॉलीमराइज होकर के उसने पतले पतले जो प्रोटीन के, फिब्रिन प्रोटीन के स्ट्रैंड्स है वो बनाए थे। और फिब्रिन प्रोटीन जो है फिर वो बाद में ब्लड के जो सेल्स थे उनके साथ एक मेश के जैसा, एक जाली के जैसा पैटर्न बना करके जो इंजुरी का प्लेस था, जो लोकेशन था, वहां पे ब्लड क्लॉट कर रहा था। ठीक है, तो ये जो पूरा हम लोगों ने फ्लो चार्ट उस दिन देखा था उसमें एक चीज दूसरे को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथे को क्या कर रही थी, एक्टिवेट कर रही थी। ठीक है, इनिशिएट कर रही थी या स्टिम्युलेट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ सब में विटामिन के का रोल कहाँ पर आता है। ठीक है, विटामिन के जो है वो एंश्योर करता है कि ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो फ्लो है, ये फ्लो बना रहे। ठीक है, और ये जो फ्लो होता है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये यहां से यहां। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन। ठीक है, और कैस्केड का मोटा मोटी मतलब जो है हिंदी में होता है झरना। ठीक है, झरना जो है वो कैसे होता है, एक से फिर मतलब एकदम टॉप से बहना स्टार्ट होता है पानी। ठीक है, टॉप से फिर थोड़े नीचे लेवल पे, फिर उससे थोड़े नीचे लेवल पे, फिर उससे थोड़े नीचे लेवल पे। तो झरना जैसे टॉप से स्टार्ट होकर के बॉटम पे एंड होता है, सेम इन दिस वे ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है, ये टॉप से स्टार्ट होकर के बॉटम पे खत्म होता है। कहाँ पर, जहां पर फाइनली आकर के ब्लड क्लॉट बनता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग कैस्केड रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस सब चीजों में विटामिन के का रोल क्या हुआ, विटामिन के जो है वो एंश्योर करता है कि ये जो कैस्केड रिएक्शन है ये बिना किसी डिस्टरबेंस के और बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहे। तो इस कैस्केड रिएक्शन
का जो फ्लो है उसको मेंटेन करने का काम होता है विटामिन के का। ठीक है, तो अगर ब्लड के अंदर विटामिन के की कमी हुई, ठीक है, तो विटामिन के की कमी होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है उसका पूरा प्रोसेस जो है डिले हो सकता है और काफी हद तक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक डिजीज होता है, ठीक है, आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है आई डोंट नो, एक डिजीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, एक जेनेटिक डिजीज है, पेरेंट्स से जो है वो बच्चों को पास ऑन होता है। ठीक है, और ये हीमोफीलिया जो डिजीज होता है, इस डिजीज में पर्सन्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी हीमोफीलिया से अफेक्टेड होते हैं उनका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। ठीक है, उनका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हुए? ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो सर्टेन केमिकल, सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं, सर्टेन इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट के पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो टॉपिक है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग और उससे रिलेटेड जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में अगर डिटेल में जाना हो तो ये बेसिकली बीएससी के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, बट मैकफार्लेन नाम करके एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनका नाम था मैकफार्लेन। ठीक है, मैकफार्लेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं डिस्क्राइब किए थे, और ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, ऑल ऑफ देम दे वेर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के एब्सेंस में इनमें से कोई सा भी क्लॉटिंग फैक्टर जो है अगर वो एब्सेंट हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कैस्केड रिएक्शन जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक स्टेप जो है, अगर एक स्टेप भी मिस हुआ है, यानी कि एक भी क्लॉटिंग फैक्टर मिस हुआ, तो अगर किसी एक क्लॉटिंग फैक्टर की एब्सेंस होती है तो वो उसके बाद वाले क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का जो पूरा कैस्केड रिएक्शन है, वो कैस्केड रिएक्शन जो है डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब कैस्केड रिएक्शन ही डिसरप्ट हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट की जो फिनिशिंग है या फाइनल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हीमोफीलिया जो जेनेटिक डिजीज है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर के एब्सेंस के वजह से जो है कई लोगों के अंदर ये देखा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग उनके बॉडी में इजीली नहीं होती है। ठीक है, तो उनके बॉडी में अगर कोई छोटे से छोटा भी अगर चोट चपाट लग जाए, जैसे हम लोग को क्या है, नॉर्मल खरोच लग जाती है, चाकू वाकू से कट जाता है, तो अपन थोड़ा सा हल्दी लगा ली या एक ठो बैंडेड लगा ली और हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, हमको उतना कोई इशू नहीं होता है। या अगर बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाए तो भाई कुछ क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह लगा लिया, उसके बाद हम लोग ठीक हो जाते हैं, हम लोग को कोई इशू नहीं होता। लेकिन बेचारे जिनको हीमोफीलिया का डिजीज होता है उनके लिए एक माइनर सा कट भी डेडली हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी से खून बहना बंद ही नहीं होगा। तो इवेंचुअली अगर उनको कोई छोटी सी भी चोट लगी है और उस चोट को एड्रेस न किया जाए, ठीक है, तो उनके लिए बहुत डेडली साबित होती है, क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक जेनेटिक डिजीज है। उसके ऊपर हीमोफीलिया की सोसाइटीज बनती हैं और ऐसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। तो बहुत बड़ा इशू होता है एक हीमोफीलिया का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्लड के फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, ब्लड का फंक्शन होता क्या क्या है? ब्लड के फंक्शंस आप लोग भी फिंगर्स पे गिना सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तो फंक्शन ये होता है ब्लड का कि ब्लड जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है डेफिनेटली। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स के रिमूवल में, वेस्ट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। डाइजेशन के बाद में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, तो वो भी ब्लड करता है। उसके अलावा ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड के अंदर जो WBCs होते हैं, ठीक है, वो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। उसके अलावा ब्लड जो है उसका एक और क्रूशियल फंक्शन है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और कई सारे हमारे बॉडी के बहुत इंटीरियर पार्ट्स में होते हैं, तो उनसे जो हीट जनरेट होती है, ठीक है, उस हीट को हमारी बॉडी के सरफेस तक लाने का काम जो है कौन करता है? ब्लड करता है। सो दैट जो एक्स्ट्रा हीट है वो बॉडी के सरफेस तक आए और स्किन के थ्रू जो है वो हीट एस्केप कर सके, ठीक है। इस तरीके से एक और फंक्शन क्या होता है ब्लड का कि हमारी बॉडी के अंदर जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ब्लड, ठीक है। उसके अलावा अगर और हम लोग ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात करें तो ब्लड जो है वाटर के बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि 2 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे पास, ब्लड है और लिम्फ है। तो अभी तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिस्कशन की, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं लिम्फ के बारे में, ठीक है। तो लिम्फ होता क्या है? ठीक है, लिम्फ जो होता है एक कलरलेस मोबाइल यानी कि मूवमेंट होता है उसका, कलरलेस एंड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जिसका सर्कुलेशन जो है एक सेपरेट सिस्टम में होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ एक सेपरेट फ्लूइड है और उसका सर्कुलेशन जो है एक सेपरेट लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, ठीक है। अब लिम्फ जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहली बात, ठीक है, लिम्फ जो होता है वो जनरली हमारे ब्लड के थ्रू ही बनता है। कैसे कि मान के चलते हैं कि ये कोई ब्लड वेसल है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो बाउंड्रीज है या उनकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो जनरली बहुत थिन होती है, 1 सेल थिक, मतलब कि एक सिंगल सेल का जो लेयर होता है उससे जो है ब्लड वेसल की आउटर वॉल्स जो है वो बनती हैं, ठीक है। अब क्योंकि 1 सेल थिक होती है ब्लड वेसल्स की आउटर वॉल, तो जब इसके अंदर जोर से तेजी से ब्लड जो है फ्लो कर रहा होता है, तब ये जो टिश्यू के बीच में जो छोटे छोटे से स्पेसेस हमको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से छन करके, जैसे छन्नी में से पानी छनता है, चीजें छनती हैं, तो ये जो छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट होते हैं ना सेल्स के बीच में, उसमें से छन करके कुछ लिक्विड, ठीक है, कुछ वाटर, बेसिकली कुछ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो हैं और कुछ WBCs जो हैं वो छन करके बाहर निकल जाते हैं, और ये जो फ्लूइड है आसपास के टिश्यू या आसपास के सेल्स जो हैं उनके चारों तरफ घूमने लगता है, सर्कुलेट करने लगता है, ठीक है। बाद में ये जो फ्लूइड है जो कि टिश्यू और सेल्स के बीच में सर्कुलेट कर रहा है, ये जो फ्लूइड है इसको कौन कलेक्ट करता है? इसको लिम्फेटिक सिस्टम के जो वेसल्स है, लिम्फ के जो वेसल्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वापस इसको आकर के किस में डिपॉजिट करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में ही डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। तो जितनी देर तक ये जो फ्लूइड है लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट होता है, उतनी देर तक हम इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ एक्चुअली क्या है? ब्लड का ही एक पार्ट है, लेकिन वो कुछ समय के लिए कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ समय के लिए क्या होता है? ब्लड से सेपरेट आउट हो जाता है, बाद में इवेंचुअली आकर के वो ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब लिम्फ के हम लोग कंपोजिशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो लिम्फ जो होता है बेसिकली 2 चीजों से बना हुआ होता है। एक होता है लिम्फ प्लाज्मा, ठीक है, लिम्फ प्लाज्मा, और लिम्फ कॉर्पसेल्स, लिम्फ प्लाज्मा एंड लिम्फ कॉर्पसेल्स। तो लिम्फ प्लाज्मा कौन सा होगा पार्ट? लिम्फ प्लाज्मा जो है उसका वाटरी पार्ट होगा, वाटर से बना हुआ पार्ट होगा, जिसके अंदर सर्टेन सॉल्यूबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ छोटे छोटे सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें होंगी। बट यह है कि लिम्फ का जो प्लाज्मा होता है वो डेफिशिएंट होता है फॉस्फोरस और कैल्शियम में। फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी रहती है लिम्फ के प्लाज्मा में, प्लस इसमें ग्लूकोज जो है
है वो बहुत ज़्यादा कंटेंट में होता है, हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो लिम्फ प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग लिम्फ कॉर्पसेल्स यानी कि लिम्फ के सेल्स के बारे में बात करें तो लिम्फ के अंदर जनरली WBCs ही होते हैं, और वो भी कौन से WBCs होते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है, एंटीबॉडीज का ही सबसे ज्यादा कंटेंट होता है। ठीक है, अब WBCs हैं, WBCs जो है उनके अंदर कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए जनरली लिम्फ हमको व्हाइट कलर का या ट्रांसलूसेंट टाइप के कलर का जनरली लिम्फ दिखता है। ठीक है, अब अगर हम लोग लिम्फ के बारे में और बात करें तो लिम्फ जो है ना सिर्फ, ठीक है, लिम्फ जो है ना सिर्फ ब्लड वेसल्स से छन के बनता है, सर्टन ऑर्गन्स होते हैं जो कि लिम्फ प्रोड्यूस करने का काम भी करते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं इन ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, सर्टन ऑर्गन्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स के अलावा ये ऑर्गन्स भी जो है लिम्फ को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। दीज ऑर्गन्स दे आर नोन एज द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स सबको पता है, हमारे गले में यहाँ पर होते हैं टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स हैं। उसके बाद थाइमस ग्लैंड जो है, ठीक है, वो भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, हमारा जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है हमारा, ठीक है, लैरिंग्स बोलूंगी मैं, हमारा जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स के जस्ट पीछे की तरफ, ठीक है, इस तरीके का एक ट्रायंगुलर लोब्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर लोब्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, विच इज नोन एज द थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और थाइमस ग्लैंड ही वो ग्लैंड है जहां पर टी सेल्स का मैच्योरेशन जो है होता है। मैंने आपको जो ब्लड का पूरा फ्लो चार्ट बताया था उसमें बताया था टी सेल्स का मैच्योरेशन जो है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर ही होता है। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, टॉन्सिल्स हो गया, थाइमस हो गया, वी आर हैविंग द स्प्लीन, स्प्लीन इज ऑल्सो अ लिम्फॉइड ऑर्गन, देन वी आर हैविंग द पेयर्स पैचेस। ठीक है, स्प्लीन तो सबको पता है कहाँ होता है, ठीक है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। अब पेयर्स पैचेस कौन सी चिड़िया का नाम है, पेयर्स पैचेस जो है वो सर्टन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर होता है, मैंने 3 लेयर्स बताए थे, ठीक है, सिरोसा, म्यूकोसा और मस्कुलरिस 3 लेयर्स बताए थे। तो जो म्यूकोसा लेयर होता है हमारे इंटेस्टाइन का, म्यूकोसा लेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं सर्टन छोटे छोटे ग्लैंड्स। दी स्मॉल ग्लैंड्स आर नोन एज द पेयर्स पैचेस, और पेयर्स पैचेस जो है ये भी एक तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ओके, एंड व्हाट एल्स वी आर हैविंग, वी आर ऑल्सो हैविंग द लिम्फ नोड्स। ठीक है, वी आर ऑल्सो हैविंग द लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और दीज आर ऑल नोन एज द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये सारे ऑर्गन्स लिम्फ प्रोड्यूस करने का भी काम कर सकते हैं और लिम्फ को स्टोर करने का भी काम करते हैं। तो नेसेसरीली जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये बेसिकली लिम्फ को स्टोर करने का काम करते हैं। बाकी टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस जो है ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में लिम्फ को प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं। ठीक है, अब लिम्फ जो है लिम्फ का फंक्शन क्या होगा। ठीक है, लिम्फ का सबसे पहला फंक्शन तो है कि लिम्फ जो है वो मिडिल मैन के जैसे एक्ट करता है। मिडिल मैन मतलब कि ब्रोकर बोल सकते हैं हम लोग। जैसे किसी को अगर मकान खरीदना है और किसी को मकान बेचना है तो उन दोनों के बीच में नेगोशिएशन करवाने वाला जो पर्सन है वो ब्रोकर होता है। ठीक है, तो लिम्फ जो है वो ब्रोकर के जैसे एक्ट करता है, और ब्लड और दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ब्लड और दूसरे ऑर्गन्स के बीच में जो सब्सटेंसेस का या गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसको फैसिलिटेट करने में लिम्फ जो है वो हेल्प करता है।
ठीक है। उसके अलावा लिम्फ जो है वो हार्मोन्स कैरी करने का भी काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिम्फ जो होता है, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फैट के एब्जॉर्प्शन में। कैसे कि जो हम लोगों ने इंटेस्टाइनल विलाई का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, उसमें एक स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था लैक्टियल का, ठीक है। तो लैक्टियल क्या है, एक तरीके का लिम्फ कैपिलरी है जो कि एक्सक्लूसिवली फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। तो लैक्टियल के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट जो है एब्जॉर्ब होता है। ये फैट जो है लिम्फ के साथ काफी समय तक सर्कुलेट करता है और उसके बाद इवेंचुअली जाकर के कहां पर जाता है, वापस ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। उसके अलावा लिम्फ का एक और फंक्शन ये होगा कि लिम्फ जो है हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ब्लड के वॉल्यूम को कैसे मेंटेन करता है कि अगर किसी एक्सीडेंट के वजह से या किसी दूसरे रीजन के वजह से एनीमिया हो सकता है या कोई भी दूसरा रीजन हो सकता है, अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी काफी ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी रीजन से ब्लड का क्वांटिटी जो है अगर हमारी बॉडी में कम हो गया, ठीक है, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको कंपनसेट करने के लिए जो लिम्फ है वो आकर के डायरेक्टली किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और इस तरीके से ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करता है और ब्लड की क्वांटिटी को मेंटेन करके हमारी बॉडी में रखता है, ठीक है। उसके अलावा लिम्फ जो है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम WBCs प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का सबसे मेजर फंक्शन जो है वो लिम्फ परफॉर्म करता है। ओके, सो दीज वर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द लिम्फ के ऑर्गन्स के बारे में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लिम्फ के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर जो दोनों कनेक्टिव टिश्यूज थे, ठीक है, यानी कि ब्लड और लिम्फ, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पर ये टॉपिक क्लोज करते हैं। अब हम लोग किस में आएंगे, अब हम लोग जो बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स वाला पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सर्कुलेशन वाले पार्ट में आएंगे कि इन बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है थोड़ा सा एक प्रिलिमिनरी नॉलेज ले लेते हैं सर्कुलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो है उससे हम लोग और आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो आज जो हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी पाथवेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द circulatory pathways। तो सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि कितने टाइप्स का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, किसकी हेल्प से होता है। तो बेसिकली हमको ब्लड वेसल्स के बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में, हार्ट के बारे में, हार्ट में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है उसके बारे में, सबके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इस टॉपिक को आप लोग लास्ट क्लास में, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम लोगों को 11th क्लास में आ गए हैं हम लोग, तो और थोड़े एडवांस लेवल पे हम लोगों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा उसको अपने साथ में लेते हुए अगर हम लोग चलेंगे, उसको याद करते हुए चलेंगे, तो ये जो टॉपिक है ये हमको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ 2-4 ही नए एडिशन है, बाकी तो सारी चीजें आप लोगों ने पिछले साल ऑलरेडी पढ़ी हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में बात करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे में बेसिकली हमको ये देखना है कि सर्कुलेशन क्या कैसे होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज आता है हमारे ध्यान में सर्कुलेशन पैटर्न, ठीक है। इसके अंदर का सब टॉपिक है सर्कुलेशन पैटर्न, किस पैटर्न में सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है या ओपन सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, अब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, चूहे में हो सकता है या किसी में भी, कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उनके बॉडी में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो बॉडी के सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है,
ठीक है, ब्लड विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ब्लड का जो फ्लो रहता है वो रैंडम होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉपर पाथवे या प्रॉपर डायरेक्शन कुछ ऐसा सच नहीं रहता है, बस एक साइड से ब्लड आ रहा है, ब्लड जो है वो पूरे जो सेल्स होते हैं बॉडी के उनको ड्रेंच करता हुआ, उनको भिगाता हुआ, उनके ऊपर से गुजरता हुआ बस आता है और निकल जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द ओपन सर्कुलेशन पैटर्न, ठीक है। देन वी आर हैविंग द क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न या क्लोज सर्कुलेशन पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है उसका सर्टेन डायरेक्शन होता है, सर्टेन पाथवे होता है, और जो सर्कुलेटरी फ्लूइड रहता है, ठीक है, उसका जो फ्लो है वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर होता है, ठीक है। तो जब ब्लड का फ्लो आर्टरीज और वेन्स के अंदर होता है देन इट इज नोन एज द क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम और द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब जनरली जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सबके अंदर जनरली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही हमको देखने के लिए मिलता है। जो इनवर्टिब्रेट्स या जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमको ज़्यादातर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर हमको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सर्कुलेशन करने के लिए यानी कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ब्लड है, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए एक पंप के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट, ठीक है। तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, पंपिंग नेचर होता है हार्ट के अंदर, और हार्ट जो है वो इंश्योर करता है कि ब्लड का जो प्रॉपर सप्लाई है, ब्लड का जो प्रॉपर फ्लो है बॉडी के अंदर वो बना रहे, ठीक है। अब हार्ट जो है डिपेंडिंग कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कितना है या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उस हिसाब से हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करता है, ठीक है। तो जैसे जो एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर हार्ट का एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर क्योंकि उनके बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा होती है तो उनके अंदर हार्ट का जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो है हम जितने भी टाइप्स ऑफ हार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 2 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, फिर होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, और तीसरा होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग 2 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है फिशेस का, ठीक है। फिशेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 2 चेम्बर्ड मतलब एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल, मतलब कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल ही प्रेजेंट होता है। सिर्फ 2 ही चेम्बर होते हैं फिश के हार्ट में, ठीक है। और फिश के हार्ट में क्योंकि 2 ही चेम्बर हैं तो या तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही, ठीक है। तो जनरली फिशेस का जो हार्ट होता है वो किसको कैरी करता है, वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो उनके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, जो फिशेस के जो गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स के पास में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब फिशेस जो है गिल्स के थ्रू उनके बॉडी के अंदर पानी जाता है, ठीक है, तो गिल्स के थ्रू जब पानी जाता है तो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो जो है ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा रहता
रहता है तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के वाटर में डिसॉल्व होता है और फिर गिल्स के थ्रू ही जो है वो डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर होता है बेसिकली वो गिल्स के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। तो अब इसमें हार्ट का फंक्शन क्या आया, ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन जो है गिल्स के अंदर गया और गिल्स के अंदर जाकर के ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है ऑक्सीजन मिक्स हुआ, ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाने के बाद में वो ऑक्सीजन जो है फिश के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। फिश की पूरी बॉडी में जब वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने के बाद में उसी ब्लड के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसका एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिश की बॉडी से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कहाँ पर आता है, फिश के हार्ट में आता है, ठीक है। हार्ट में आने के बाद में हार्ट से पंपिंग एक्शन होता है। पंपिंग एक्शन होने के बाद में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस कहाँ पर जाता है, गिल्स में जाता है रीऑक्सीजनेशन के लिए। तो गिल्स में ब्लड का फिर से दोबारा से रीऑक्सीजनेशन होता है और ये रीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर वापस फिश की बॉडी में जाता है और ये पूरा साइकिल जो है कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा साइकिल था, ठीक है, इसमें फिश की बॉडी के अंदर जो ब्लड था वो हार्ट को एक ही बार क्रॉस करता है, ठीक है। इस वजह से फिशेस के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट को एक ही बार एंटर करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट पर, ठीक है। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट जो है ये जनरली हमको रेप्टाइल्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल्स भी आते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि क्रोकोडाइल ही इकलौता ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सबके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। सिर्फ क्रोकोडाइल ऐसा एक रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जितने भी एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि टॉर्टोइज हो गया, टर्टल हो गया, ठीक है, तो जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग भी एक एम्फीबियन है, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर जो है 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब 3 चेम्बर्ड हार्ट है मतलब 2 ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल होता है उनके पास, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल ओनली, ठीक है। अब 3 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोनों सेपरेट होते जरूर हैं, लेकिन इवेंचुअली दोनों को मिक्स होना पड़ता है क्योंकि वेंट्रिकल इनके पास एक ही होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग रहते जरूर हैं, सेपरेट चलते जरूर हैं, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होने की वजह से इवेंचुअली उनको वेंट्रिकल में आके क्या हो जाना पड़ता है, मिक्स हो जाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल हार्ट जो है वैसे ही काम करेगा। लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है और राइट साइड जो होता है इनके हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलता है, लेकिन लेफ्ट और राइट हार्ट दोनों का वेंट्रिकल एक ही है। इस वजह से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक साथ मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर और वेंट्रिकल के अंदर मिक्स होकर के एक साथ पंप होता है। इस वजह से इनके बॉडी में ऑक्सीजन का जो प्रॉपर सप्लाई है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए इनके अंदर की जो ब्रीदिंग है वो रैपिड होती है, ठीक है। तो जब ये वाटर के अंदर होते हैं तब इनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रैपिड ब्रीदिंग होती है, और क्योंकि एम्फीबियंस हैं तो अर्थ के सरफेस पे आकर के लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। तो जब अर्थ के सरफेस पे आते हैं, लैंड पे आते हैं, तब इनका ब्रीदिंग रेट जो है वो थोड़ा सा रेगुलेट होता है, बट स्टिल इनके बॉडी के अंदर, इनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होता है, जो कंटेंट होता है वो कंपैरेटिवली कम ही बना रहता है, बिकॉज इवेंचुअली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं इस रीजन से, ठीक है। एंड
नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज द 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि 4 चेम्बर्ड हार्ट होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का जो डीमार्केशन है या दोनों का जो सेपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो जो 4 चेम्बर्ड हार्ट है वो इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो। तो इस वजह से ऑक्सीजन की सबसे जो हाईएस्ट या मोस्ट एफिशिएंट सप्लाई जो होती है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट से होती है। ठीक है। अब 4 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है हार्ट को और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एंटर करता है। ठीक है। तो ब्लड की एंट्री भी 2 बार होती है हार्ट के अंदर और ब्लड का एग्जिट भी 2 बार होता है। ठीक है। तो डबल एंट्री और डबल एग्जिट होने की वजह से 4 चेम्बर्ड हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है। आई होप कि डबल सर्कुलेशन आप लोगों को याद होगा। ठीक है। तो ये जो है मैंने सर्कुलेटरी पाथवे का थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हार्ट का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है उसको पिछले साल भी पढ़ा था, इस साल हम लोग और ज्यादा डिटेल में हार्ट का जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है दोनों को पढ़ेंगे। तो जो लास्ट क्लास हम लोगों ने लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा ब्रश अप कीजिए, उसको थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी चीज को पढ़ने वाले हैं। तो अगर पुराना आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को नया जो टॉपिक है उसको समझने में और ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आज के टॉपिक में अगर कहीं भी कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।